में बहुत ही समस्यात्मक प्रतीत होने लगता है, दिखाई देने लगता है, जिसमें से यदि हम देखें पहले नंबर पर तो वो व्यक्तित्व की जटिल प्रकृति, माने जो हमारा व्यक्तित्व है, यह व्यक्तित्व ही हमारा इतना जटिल है, इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि जिसमें हम एक छात्र को यदि निर्देशन देते हैं तो सेम निर्देशन, एक जैसा निर्देशन हम उसके ही साथ में जो आया हुआ दोस्त है या मित्र है उससे नहीं दे सकते हैं, क्योंकि एक एक छात्र में इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाया जाता है। एक छात्र दूसरे छात्र से भिन्न है, जहां उसकी शकल, अकल, इंटेलिजेंस, लर्निंग कैपेसिटी, इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड सारे के सारे अलग होते हैं। तो इनके आधार पर ही हमें एक निर्देशन का स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ता है, जो कि हम बिना मेहनत किए हुए ये पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है कि हम बिना मेहनत किए हम छात्रों के लिए निर्देशित कर सकें। दूसरे नंबर पर है व्यवसाय की जटिलता। व्यवसाय की जटिलता के विषय में हमने चर्चा की थी कि जो औद्योगिक, साइबरनेटिक और जो टेक्निकल ग्रोथ हो रही है, तो इसके कारण बहुत सारे जॉब मार्केट में आ रही हैं, बहुत सारी संभावनाएं बाजार में बढ़ती जा रही हैं, जिसके कारण से हमें छात्रों को या जो आगंतुक वर्कर हैं उनके लिए हमें ट्रेन करना है, उनके लिए हमें मार्गदर्शन देना है, उन्हें जीवन पद्धति के विषय में बताना है कि हम कैसे अपनी जीवन पद्धति का विकास कर सकते हैं। परंतु यदि हम इतने एक्टिव नहीं होंगे, इतने जागरूक नहीं होंगे, तो ना तो हमें उन सारी चीजों की या जो मार्केट चल रहा है या जिस तरीके की जॉब मार्केट में आ रही है, इनके बारे में हमें ज्ञान नहीं होगा, इतना हमारा अध्ययन अध्यापन नहीं होगा, तो हम उन छात्रों के लिए भी मार्गदर्शन नहीं दे सकते हैं। अभी भी हमारे पास वही पॉइंट होते हैं कि यदि कोई 10th के बाद कोई बच्चा बच्चा हमारे पास आता है और हमसे कहता है सर हम कौन सा सब्जेक्ट ले लें, तो हम कहते तेरी परसेंटेज क्या है ये बताओ भाई पहले। वो कहता सर मेरी परसेंटेज ना 85 है। तो बोलते साइंस ले लो, बोले साइंस में इंटरेस्ट नहीं है। तो बोले कॉमर्स ले लो, कॉमर्स में इंटरेस्ट नहीं है। तो आर्ट ले लो, सबसे अच्छा है। इसका मतलब अभी भी हमारा जो मेंटल स्ट्रक्चर है वो इसी धारा पे चल रहा है कि आर्ट लेना चाहिए, साइंस लेना चाहिए, कॉमर्स लेना चाहिए। अभी तो इसके बीच में भी अनेक ऐसे विषय हैं, अनेक ऐसी संभावनाएं हैं जिसके आधार पर हम अध्ययन करें या जिसके आधार पर हम अध्ययन कराएं तो छात्र विकसित हो सकते हैं और उन्हें तुरंत ही जॉब ऑफर्ड किए जा सकते हैं। यही कारण है कि यदि हम भारतीयों को देखा जाए तो हम भारतीय नौकरी करने के लिए जब भी तैयार होते हैं तो हमें लगभग 23 वर्ष तक हमारे पास कोई भी ऐसी डिग्री नहीं होती है, कोई भी ऐसी संभावना नहीं होती है जिसके आधार से हमें नौकरी मिल जाए, 23 ईयर्स तक। और फॉरेन में यदि हम इसी को देखते हैं तो 15वें साल बच्चा नौकरी करने लगता है, मतलब 15, 23, 8 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है उसे अपने क्षेत्र में विकसित होने का। और हमारे यहाँ आप देख लीजिए 23 ईयर्स का बच्चा भी अपने पेरेंट्स से पैसे मांगता है जेब खर्च करने के लिए कि पापा मुझे पैसे दे दो, जेब खर्च के लिए चाहिए, फीस भरने के लिए चाहिए, मुझे इसके लिए चाहिए, मुझे उसके लिए चाहिए। समझना बात को। इसका मतलब है जिस तरीके से व्यवसायिक उन्नति होनी चाहिए है या जिस तरीके से होनी चाहिए थी, वो व्यवसायिक उन्नति हमारे छात्रों को ना तो दिखाई जाती है, ना उन्हें समझाया जाता है और ना ही वो अपनी बुद्धिमत्ता से उसे डिसाइड कर सकते हैं। इसीलिए ये भी हमारे लिए एक चुनौती बनकर खड़ी हुई होती है। 3 नंबर पे हमने देखा था कि यदि हमारे पास कोई चीज आ जाए, माने हमारे पास नॉलेज तो है पर तत्संबंधी प्रशिक्षण की जटिलता है। मतलब आपको यदि हम कहें कि ऑफिस सेक्रेटरी की एक पोस्ट है जिसमें अच्छा खासा आपके लिए अमाउंट मिलता है, अच्छी खासी सैलरी मिलती है, पर हम देखते हैं तो उसके लिए कोई ट्रेंड करने वाला नहीं है। अभी 4 साल 5 साल पहले तक ट्रांसलेटर की वैकेंसी बहुत अच्छी आती थी, पर ट्रांसलेशन कैसे होना चाहिए, किस तरीके की योग्यता होनी चाहिए, उसको ट्रेंड करने वाला कोई भी व्यक्ति यहाँ नहीं थे। फिर 5 साल में चेंज हुआ तो अब देखो हर एक बैंक में एक ट्रांसलेटर होता है, हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी करने वाला। कोर्ट में ट्रांसलेटर होता है ना। परंतु फिर भी अभी भी हमें कोई ये बताता नहीं है कि आप ऐसा ऐसा करके ट्रांसलेटर के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। मैं सही कह रहा हूँ ना? आवाज आ रही है सबको? जी सर, आ रही है जी आवाज। सर, आ रही है।
समझ में आया बात? ये सारी समस्याएं हैं, है ना? तो यदि हम इस चीज पे भी यदि जॉब लेने के लिए चाहें या हम जॉब के लिए अप्लाई करें, तो हमें वो दिखता है कि वो हमारी प्रशिक्षणगत कमी हमें भी अभी भी खटकती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे बढ़ते क्षेत्र। बढ़ते क्षेत्र पर आज से हम चर्चा चालू करते हैं। बढ़ते क्षेत्र मतलब ये एक अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए कि आप के जो दायरा है, जो आपके सोचने की क्षमता है, जो आपके कार्य करने की पद्धति है, ये दिन ब दिन वृद्धिंगत हो रही है, ये दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है। लेकिन निर्देशन के क्षेत्र में आपको अपने आप को अपडेट करना है, आपको अपने आप को इसके लिए तैयार करना है, उन चुनौतियों के लिए तैयार करना है। वो सारी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, वो कॉलेज होने चाहिए, कॉलेज में प्रशिक्षित अध्यापकों के विषय में आपको ज्ञान होना चाहिए, ताकि आप कोई छात्र इससे संबंधित समस्या लेकर आता है तो आप उनको गाइड कर सकें। अदरवाइज आप उनको सही तरीके से ट्रीट नहीं कर सकते हैं, है ना? कल हम चर्चा कर रहे थे इसी में कि ब्रेवर पाश्चात्य विद्वान हुए हैं ब्रेवर, और उन्होंने लिखा है कि जो क्षेत्र हैं वो 10 प्रकार के क्षेत्र हैं जहां पर निर्देशन की आवश्यकता बलिवर्ती है, अत्यधिक होती है। इसमें पहले नंबर का इन्होंने क्षेत्र जो सुझाया है वह है शैक्षिक क्षेत्र। आपको पता है एजुकेशन के हर एक क्षेत्र में निर्देशन की आवश्यकता स्वीकार की गई है, परंतु निर्देशकों की आवश्यकता है। लेकिन इसके विषय में कोई भी व्यक्ति, कोई भी राजनीतिक दल इस पर कोई चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है कि कम से कम ब्लॉक स्तर पे ना हो, तहसील स्तर पे ना हो, तो जिला स्तर पर एक काउंसलर तो होना चाहिए, जहाँ की जनसंख्या लगभग 1 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में निवास करती है, और इन पर भी एक काउंसलर हमें दिखाई नहीं देता है। आपको भी पता होगा पूरे इंदौर में यदि हम देखें ना, तो इंदौर में भी 1 या 2 काउंसलर ही होंगे जो काउंसलिंग करते हैं या जिनके पास छात्र जाते हैं। अदरवाइज वो काउंसलर होंगे, लोग काउंसलिंग लेने ही नहीं जाते हैं। वो काउंसलर हैं, पर वो छात्र अपनी समस्याओं को उनके सामने प्रकट नहीं करते हैं, और यदि छात्र अपनी समस्याएं प्रकट करते हैं तो उन्हें डर लगता है ऐसा नहीं हो ये व्यक्ति हमारी समस्याओं से जानकर हमें ही ब्लैकमेल करने लगे। तो बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो शैक्षिक क्षेत्र में विद्यमान हैं, परंतु इनको समाधान करने वाला कोई भी काउंसलर हमें दिखाई नहीं देता है। दूसरे नंबर पे आता है व्यावसायिकता। देखिए, जब हम वोकेशनल एजुकेशन की बात करते हैं या वोकेशनल अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं, तो हम देखिए कि 12th के बाद से ही हमारे पास वोकेशनल कोर्स ऑफर्ड किए जाने चाहिए थे। आपको हर एक चीज का ट्रेनिंग देना चाहिए था। आपने बेसिक एजुकेशन के कंसेप्ट के विषय में सुना होगा कि महात्मा गांधी ने कहा था कि जिस चीज में आपकी पांचों इंद्रियाएं इन्वॉल्व होती हैं, उसमें आप बेहतर ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो गांधी जी ने कहा आप कुछ नहीं कर सकते तो टोकरी बनाइए, आप सोफा सेट बनाइए, आप जो काम कर सकते हो, है ना, वो सारे काम में अपने आप को इन्वॉल्व कीजिए और वहां से अनुभव लीजिए और पैसे लीजिए। यही शिक्षा है। यदि आप अपनी आजीविका यापन का साधन तलाश लेते हैं तो इससे बढ़िया शिक्षा क्या है? और यही हमारे साथ दुर्भाग्य है कि हम बीएड एमएड करके बैठे हुए हैं और उसके बावजूद भी हमें अपनी आजीविका यापन करने के संसाधनों का पता नहीं है। आज भी हम एक स्कूल के पीछे तो भागते हैं, लेकिन हमारे अड़ोस पड़ोस में 4 लोग, 6 लोग, 10 बच्चे हैं, उन्हें पढ़ाने के लिए हम तैयार नहीं है, या हम उन्हें पढ़ाना नहीं चाहते, या हम उन्हें पढ़ा नहीं सकते, कुछ भी आप समझ लीजिए। पर ये हमारी जो व्यावसायिक उन्नति होनी चाहिए थी, वो व्यावसायिक उन्नति हमें दिखाई नहीं देती है। तीसरे नंबर पे है हमारी धार्मिकता। तो यहाँ पे जो हमारी रिजिडनेस है, जो हमारी कट्टरता है, यह कट्टरता हमारे लिए खा लेती है। हम ये हैं तो हम वो क्यों नहीं कर सकते, हमारे पास हम वो नहीं जाएंगे, हम यहाँ नहीं करेंगे, अथवा कुछ हमारी धार्मिक बाध्यताएं ऐसी हैं जो हमें हमारे विकास करने के लिए तैयार नहीं करने देती हैं, है ना? तो इन बाध्यताओं से परे जाना तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में क्या कहना जटिल सा लगता है कि हम इसके परे कैसे जाएं। लेकिन फिर भी इन्हीं बाध्यताओं के बीच भी यदि हम प्रॉपर तरीके से अपने मानसिक रूप से तैयार हों, तो हम बहुत सारी उन्नति या बहुत सारी प्रोग्रेस इसके आधार से हम कर सकते हैं, है ना? नेक्स्ट पॉइंट है हमारा घरेलू संबंध। आपको पता है ना, यदि पड़ोस वाली आंटी हमें एक कटोरी शक्कर नहीं देती हैं,
तो हम उनसे बोलना बंद कर देते हैं, है ना? सही बात है ये। यदि आंटी हमें 1 कटोरी चीनी मना कर देती ना, या 1 कप दूध नहीं देती हैं चाय के लिए, तो हम कहते हैं ना ये तो ना बहुत कंजूसन है, ये तो कुछ देते ही नहीं है, बस सबसे चाहती बस हैं, आपको पता है? और हमारा बोलचाल उनसे बंद हो जा, माने हम ये छुटकाना व्यवहार जो होता है, वो छुटकाना व्यवहार हमारी परिणति में शामिल है, वो हमारे व्यवहार में शामिल है ना? पर ऐसा नहीं होना चाहिए था। और उसके कारण से ही मान लो हमारे कोई लाभ हो रहे हो तो हम उनको भी बंद कर देते हैं। भाई क्या कहते हैं ना, सामने वाले मेरी एक आंख फूटे तो फूट जाए, पर सामने वाले की दोनों फूटनी चाहिए। सुना है आपने ये कहावत? सुनी है ना? हेलो। जी सर सुनिए, जी सुनिए सर। तो इसका मतलब है कि हम अपना नुकसान करके, यदि सामने का दोगुना नुकसान होता है तो हम उसके लिए तैयार, ऐसा हो जाता है तो हो जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया? ये चीजें हैं जो हमारे घरेलू संबंध हैं, या जो हमारे पारिवारिक संबंध है, जिनको हम तिलांजलि देते जा रहे हैं। अब देखो, एक भाई दूसरे भाई से लड़ने के लिए तैयार है, एक भाई दूसरे भाई का मुंह देखने के लिए तैयार नहीं है ना? माता पिता की आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं, पिता और पुत्र के लड़ाई झगड़े होते हैं, सास बहुओं के लड़ाई झगड़े 24 घंटे चलते हैं। अब ऐसे माहौल में जहां 24 घंटे ही लड़ाई झगड़े चल रहे हो, तत्पर हो लड़ने के लिए, एक दूसरे के खून के प्यासे मुंह देखने के लिए तैयार नहीं हो, अब आप कहो कि वहां बैठ के आप अपने व्यवसायिक उन्नति के विषय में चर्चा करो, आप अपने ना ग्रोथ के लिए सोचो, आप अपने आप को इनहेंस करने के लिए, वृद्धिंगत करने के लिए कोई विकल्प तलाशो, तो बोलते साहब 24 ही घंटे टेंशन है साहब, नरक जैसा जीवन है, हम कैसे जीवन यापन कर सकते हैं? तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें हमें अवॉइड करना चाहिए, जिन्हें हमें छोड़ना चाहिए, लेकिन ये सारी चीजें हमारे जीवन में साथ में चलती हैं। इसके बाद है हमारी नागरिकता, है ना? नागरिकता से तात्पर्य होता है कि आप जिस देश में निवास करते हैं, उस देश संबंधी आपको रहने का अधिकार, उस देश में आपको व्यवहार करने का अधिकार, है ना? तो ये नागरिकता के संबंध में भी हमारे लिए बहुत सारी जटिलताएं हैं। जैसे मान लो आप अच्छे ज्ञानी हैं, है ना? पर अच्छे ज्ञानी होने पर भी आप अपनी जो ज्ञान का प्रसार है, वो अपने सीमित क्षेत्रों में ही करते हैं, है ना? क्योंकि आपसे कहते साहब आप दूसरे देशों में जाकर अपने ज्ञान का प्रसार करिए, तो आपको वहाँ की गवर्नमेंट आपको नागरिकता नहीं देती है, आपको अपने ही देश में रह के। खैर, अब जो तकनीकी का विकास हुआ है, उस तकनीकी विकास के कारण से हम अपना जो ज्ञान है, उस ज्ञान को पूरे विश्व में फैला सकते हैं, यूट्यूब आदि के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से। परंतु एक जमाना था जिस समय विवर ने ये लिखा हुआ है, तो नागरिकता भी हमारी वृद्धि के विषय में रोक लगा देती थी। इसके बाद नेक्स्ट टाइम है जो निर्देशन में सबसे ज्यादा उपयोगी कहा जाता है, वह है अवकाश काल या अवकाश का समय। जब हमें छुट्टियां मिलती हैं, उस छुट्टियों के समय में आप क्या काम करते हो, आपका क्या थिंकिंग होती है उस समय, आपको पता है? व्यक्ति के अवकाश काल के उपयोग से उसकी संपूर्ण व्यक्तित्व के विषय में पता लगाया जा सकता है कि ये व्यक्ति कैसा है। जो व्यक्ति अपने अवकाश अवकाश काल माने छुट्टियों के समय को किस तरीके से यापित करता है, उससे उसकी सब कुछ, उसका लर्निंग स्टाइल पता लगाई जा सकती है, उसकी इंटेलिजेंसी पता लगाई जा सकती है, उसका इंटरेस्ट पता लगाया जा सकता है, उसका एटीट्यूड पता लगाया जा सकता है, उसका जो चाहो आप उससे पता लगा लो, क्योंकि आपके पास टाइम है ना, आप कैसे स्पेंड करते हो। देखो, सीधी सी बात, जैसे मैं आपसे पूछूं, जैसे कल आपकी छुट्टी है तो क्या काम करोगे? तो सबके पास अपना अपना काम, सब कल छुट्टी है तो मैं फिल्म देखूंगा, कल छुट्टी है तो मैं ना ये चीज बनाऊंगा, कल छुट्टी है तो मैं ना 2 पुस्तकें पढ़ लूंगा। अब आप मुझे बताइए, मैंने 3 उदाहरण आपको दिए हैं छुट्टी वाले, पर 3 लोगों की पर्सनालिटी हमें स्पष्ट दिखाई देती है कि यदि छुट्टी है तो ये व्यक्ति ये काम करेगा, यदि छुट्टी हो रही है तो ये व्यक्ति ये काम करेगा। समझ में आया? तो एक तो खेलने कूदने मौज मस्ती करने वाला व्यवहार दिखाई देता है, एक अपने आप को तथा अपने परिवार को खुश रखने के लिए कहता साहब मैं तो ना किचन में जाके ये चीज तैयार करूंगी, और एक वो व्यक्तित्व है जो कहता है साहब यदि कल छुट्टी मिली है ना तो मैं फला पुस्तक है इसको तो पूरी पढ़ डालूंगा। तो ज्ञान के क्षेत्र में विकसित होने के लिए आपको मिलता है। तो ये जो पॉइंट है अवकाश काल का सदुपयोग जिसे कहा जाता है,
इसको आप किस तरीके से स्पेंड करते हो, किस तरीके को तैयार रखते हो अपने आप को, जिसके माध्यम से आप ज्ञान का अत्यधिक विकास कर सको या ज्ञान के विषय में अपने आप को तैयार कर सको। अथवा ये देखो, आपको पता होगा कि अभी कुछ प्राइवेट स्कूल जो गर्मी आती है तो उसमें बच्चों के लिए ड्राइंग के लिए प्रशिक्षण देते हैं, पेंटिंग का प्रशिक्षण देते हैं, और जो बड़े स्कूल हैं इसमें हॉर्स राइडिंग, मतलब जो अतिरिक्त काम है जो पढ़ाई के साथ नहीं किए जाते हैं, उन सब के विषय में प्रशिक्षण की व्यवस्था करते हैं, ताकि जो आपके अवकाश काल है उस अवकाश काल का सदुपयोग किया जाए, जिससे छात्र पाठ्येतर गतिविधियों में भी निष्णात हो जाए, मास्टर हो जाए। इसके लिए तैयार करते हैं, इसके लिए प्रशिक्षण देते हैं, इसके लिए ट्रेनिंग देते हैं। लेकिन कुछ साल पहले तक ये सारी चीजें नहीं होती थी। पर आप सोचिए, आप अपने सदुपयोग, आप अपने छुट्टी के समय का किस तरीके से प्रयोग करते हैं, ये हमारी पर्सनालिटी को दिखाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें मनोरंजन। तो मनोरंजन भी हम कई प्रकार से करते हैं। एक तो हम ध्वंसात्मक मनोरंजन करते हैं, और एक हमारा जो क्रिएटिव मनोरंजन होता है, ये मनोरंजन करते हैं। देखो, जैसे मान लो एक घर में दो बच्चे हैं, तो एक जो बड़ी लड़का है वो हर चीज को बनाता है, उसको व्यवस्थित करता है, मैं टॉयज में कभी कोई चीज बनाता है, कभी कोई चीज बनाता है। और जो छोटा वाला है ना, जो चीज बनी होती है उसे मिटा देता है, दे मारा, ऊपर से लिया और नीचे पटक दिया, ढम। तो ये देखो, दोनों ही हंसते हैं, दोनों ही खेलते हैं, दोनों ही अपना काम करते हैं, परंतु एक की क्रिया ध्वंसात्मक है, हर चीज को मिटाने के लिए उसकी बुद्धि चलती है, और दूसरे का दिमाग क्रिएटिव है, रचनात्मक है, सृजनात्मक है, वो हर एक चीज को नए तरीके से, नए एंगल से, नई तरीके से उसको तैयार करने की कोशिश करती है। तो ये अपना अपना तरीका होता है। और अधिकांश जो बालक होते हैं अब इस जमाने के, वो आलसी प्रवृत्ति के होते हैं। उनके हाथ में मोबाइल दे दो, घंटों चुप बैठे रहेंगे, टीवी ऑन कर दो, कार्टून लगा दो, घंटों चुप बैठे रहेंगे, है ना। तो इस तरीके से भी मनोरंजन होता है। तो इस मनोरंजन को कैसे हम क्रिएटिव बनाएं, इसमें निर्देशन काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कल्याण। कल्याण मतलब होता है, देखो हम उपवास रखते हैं, आप लोग भी रखते होंगे, है ना। हम मंदिर जाते हैं, जी मुझे पता है आप लोग भी कोई मंदिर जाते होंगे, है ना। ये सारी चीजें क्यों करते हो आप लोग? हाँ जी, क्यों करते हैं हम सर, उपवास रखते हैं, आत्मकल्याण हम के लिए। मंदिर जाते हैं, हम दान। आत्मकल्याण के लिए ना। ये आत्मकल्याण क्या होता है दीपिका शुक्ला, क्या होता है आत्मकल्याण? हम कैसे इसको डिस्क्राइब करेंगे? बोलो भाई, स्वाति मैडम बोलिए, हम आत्मकल्याण को सर कैसे डिस्क्राइब करेंगे? सर जैसा हाँ, हमारी स्वयं की आत्मा है जो कभी नष्ट नहीं होती, उसका कल्याण इस जन्म में तो हो रहा है। इसके बाद मरने हाँ, के हाँ। उपरांत भी हम अच्छे कर्मों में मतलब दोबारा यहाँ जन्म ना लेना पड़े, इसीलिए ऐसा फिर सर कहाँ मैंने लेना पढ़ा है? है। यहाँ जन्म नहीं लेना, फिर कहाँ जन्म लेना है? नहीं सर, इस जन्म में हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमको दोबारा इस धरती पे जन्म नहीं लेना पड़ेगा, मोक्ष मिल जाएगा, ऐसा। वेरी गुड। हमारा उद्देश्य जो है, माने भारतीय जो दर्शन है या भारतीय धर्म है, उन हर भारतीय धर्म और दर्शन का उद्देश्य होता है कि हमें निर्वाण की प्राप्ति हो, हमें मोक्ष की प्राप्ति हो, है ना। परंतु उसके साथ जो हम काम करते हैं, मतलब हमारे देखो पूरा का पूरा जो भारतीय दर्शन के हिसाब से जीवन यापन करने वाली पद्धति है, वो ये कहती है आप स्वयं सुखी रहो और दूसरों को सुखी रखो। आप स्वयं गलत काम मत करो और दूसरों को भी गलत काम ना करने दो, या उनको आपके द्वारा गलत काम करने के लिए प्रेरणा ना प्राप्त हो। ठीक है, ये सारी चीजें हैं जो हमें इस ओर लगाती हैं कि मेरा कल्याण हो, मतलब मैं सुखी रहूं और मेरे साथ आप लोग भी सुखी रहें। जिस तरीके से ऐसा व्यवहार हो, ऐसा वातावरण हो, उसके लिए हम तैयार करते हैं। तो यहाँ आप देखिए, जो निर्देशन है, ये निर्देशन यही काम करता है। क्योंकि आपने सुना होगा सर्वे भवन्तु सुखिनः, कि दुनिया में जितने लोग हैं, चाहे हमारा शत्रु हो, है ना,
चाहे गाय बैल भैंस हो, जो भी हो, जितने भी लोग हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, सभी जीवों का कल्याण होना चाहिए, इस ओर हमारा ध्यान जाना चाहिए। यही कारण है कि सब कुछ होते हुए भी, लाखों करोड़ों रुपए कमाने के बाद भी लोग धर्म से जुड़ते हैं, लोग मेहनत से कमाते हैं। और अभी देखो, आपने इसमें देखा होगा, हजारों रुपए का लोग दान कर देते हैं। कुछ चीज तो है जो हमें सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए प्रेरित करती है, जो आत्म संतोष के लिए प्रेरित करती है, इसका ही नाम कल्याण है ना। जहां पर हमारी आत्मा निरंतर ऊर्ध्व की ओर जाती रहती है, अपने आप को हम हल्का महसूस करते हैं, यही हमारा कंसेप्ट है इसका, आत्म कल्याण का। तो हम इस तरीके से भी अपना कल्याण करते हैं और सही कार्यों में सहयोग करते हैं। माने यदि समाज में कोई अच्छा काम हो रहा हो, कहीं मंदिर का निर्माण हो रहा हो, कहीं क्या लोग किसी का के लिए जा रहे हो, तो हम अपनी सहज स्वीकृति देते हैं कि चलिए भैया, हमारी तरफ से भी ये काम हो, हमारा भी इसमें कुछ सहयोग हो। मान लो हम 10,000 रुपए नहीं दे सकते, 100 रुपए देकर भी अपना सहयोग करते हैं कि ये जो अच्छा काम हो रहा है, इसमें हमारा भी कुछ ना कुछ योगदान होना चाहिए। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हमारी जो होती हैं, ये चलती रहती हैं। तथा सांस्कृतिक, अब आप देखो कि यदि मान लो आप हिंदू हैं, तो आप चाहते हो कि जो हिंदू पद्धति है, हिंदू संस्कार है, हिंदू रीति रिवाज है, इनका विकास होना चाहिए, है ना। उसके अनुसार लोगों को जीवन यापन करना चाहिए। और जो मुस्लिम है वो अपना कल्चर को डेवलप करना चाहते हैं, जो क्रिश्चियन है वो अपने कल्चर को डेवलप करना चाहते हैं। तो हमें बुराई नहीं है, आप कौन से कल्चर को डेवलप कर रहे हो, पर सभी कल्चर, सभी सांस्कृतिक विकास होता है, इसमें जो निर्देशन है वो दूसरे के हित को या दूसरे को पहुंचाए बिना किस तरीके से हम अपना विकास कर सकते हैं, हम कैसे उच्चतम स्तर पर जा सकते हैं, इसके लिए निर्देशन काम करता है। इस तरीके से बेवर ने ये सारी चीजें हमें समझाई हैं। तथा यह है कि समाज कितना जटिल होगा, उतना ही मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी। अब आप देखो, जितना जितना व्यक्ति जटिल होता जाएगा, जिससे जटिल समाज में निवास करेगा, उतनी ज्यादा आपको निर्देशन की आवश्यकता होती जाएगी। देखो, हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में यदि चर्चा करें ना, तो आपने देखा होगा गांव में लोग चौपाल पर बैठते थे, देखा है, सुना होगा आपने भी। चौपाल पे माने किसी नीम के पेड़ के नीचे, कहीं और एक साथ शाम के समय पर, सुबह चिड़ियां फूंकते थे, वो सब अलग बात है। पर वहां बैठकर लोग बातों बातों में दूसरे व्यक्ति को निर्देशन दे देते थे, भैया ऐसा है तो ऐसा हो जाए, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, है ना, तुम्हारे घर में आज खाने को नहीं है, चल मेरे घर से एक बोरा गेहूं ले लो। कुछ इस तरीके का व्यवहार होता था। तो व्यवहार हमारा सरल था, वो अपनी बात को कह देता था, वहां से जो सक्षम व्यक्ति होता था वो उसको सहयोग दे देता था, फिर बाद में अपने लेना देना होता रहता था। अब हमारा जो व्यवहार हो गया है, जटिल हो गया है। हम अपनी समस्याओं को दूसरे के सामने कहते नहीं है, कह सकते नहीं है, बताते नहीं है, बातचीत नहीं होती है। और आपको पता है, अंदर सुनी ही ना, सब अंदर ही अंदर घुटना हमारा चालू हो गया है, अंदर ही अंदर हम घुटते रहते हैं। ये बात आप लोगों ने सुनी होगी ना। ये अंदर ही अंदर घुटना क्या कहलाता है पता है? कैसा होता है अंदर ही अंदर घुटना? घुटते रहते हैं अंदर ही अंदर। बोलो। हाँ दीपिका बोलिए, किसे कहेंगे हम अंदर ही अंदर घुटना? सर अंदर ही अंदर घुटना ये है कि ना अपनी बात हम क्या किसी से शेयर नहीं कर पाते हैं, किसी बात को लेके परेशान है लेकिन गुड। उसे किसी से शेयर नहीं कर पाते हैं। आप आप आपने कभी इस चीज को महसूस किया कि जब हम अपनी बात को दूसरे के सामने व्यक्त नहीं कर पाते हैं, तो बोझा कुछ ज्यादा होता है, लेकिन हम अपनी बात को किसी के सामने कह लेते हैं ना, तो ऐसा लगता है जैसे हम हल्के हो गए हों, हमें ना लाइटनेस महसूस होने लगती है। फील किया कभी आपने ये? कनक मैडम, कनक मोटानी, कनक नहीं है? सीमा मैडम? जी सर। जी सीमा बोलिए, आवाज नहीं आ रही आपकी। जी सर। हेलो। हाँ जी सर।
सीमा कुछ बोल रही हूँ, आवाज नहीं आ रही पर आपकी। जी सर, हाँ आप बता रहे हैं ना कि अंदर ही अंदर घुटने का मतलब बता रहे हैं। अंदर ही अंदर घुटने का, ठीक है। अंदर इसका ही अंदर मतलब है घुटना कि मतलब सर यदि हम ऐसा अपनी रहता है बात, कि हाँ सर जैसे आप बता रहे हैं ना, तो जैसे अंदर ही अंदर घुटने से जैसे परेशानी तो हो जाती है, पर ऐसा होता है कि ज्यादा सोचने भी लग जाते हैं उस विषय में, मतलब वेरी मेंटलिटी ज्यादा गुड, ही सोचने लगते। सही ना सर? वेरी गुड। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू। समझ में आ मेंटलिटी गया ना, डिस्टर्ब हो जाता मतलब है। यदि यदि हम, हाँ, यदि हम अपनी बात को या जो हमारे दिमाग में चल रहा होता है इसको दूसरे के सामने व्यक्त कर देते हैं, दूसरे के सामने बता देते हैं, उनको हम कह देते हैं, तो वो हमारा दुख बांट नहीं लेता है। जैसे मान लो आपको बुखार हो और 4 लोग आपको देखने आ जाते हैं, तो कोई आपका 50-50 ग्राम या 100-100 ग्राम बुखार लेके थोड़ी चला जाता है, लेकिन अच्छा लगता है भैया 4 लोग हमसे मिलने आते हैं, 4 लोग हमें देखने आते हैं, भले हमारी चाय ही पी जाए, है ना। हमें इस चीज का दुख नहीं है, पर हमें लगता है साहब 4 लोग आए तो हमसे मिलने, 4 लोगों ने हमसे बात तो की, और मान लो कोई ना करे, हमसे कोई बातें ही नहीं करे, तो फिर अलग फीलिंग आती है, अलग तरीके का हमें एहसास होता है। बोले ना इतने बड़े समाज में भी ना हमारा कोई नहीं है, हमें कोई भी व्यवहार करने वाला या कोई हमारा हालचाल पूछने वाला भी इतने बड़े समाज में कोई नहीं है। इसका मतलब है कि हम जो अपने अंदर चल रही प्रक्रिया है, यदि हम इसे व्यक्त कर देते हैं किसी व्यक्ति विशेष के सामने, तो हमें अपने आप में ही हल्का महसूस होता है, दर्द से हम उभर जाते हैं, ऐसा हमें अंदर से फीलिंग आती है ना। पर ये होता कब है ना, जब हमारा व्यक्तित्व सरल हो, जब हमारा जीवन सरल हो। आप मेरे सामने आप अपनी समस्या तब कहोगे जब आपको पता है कि ये व्यक्ति विश्वास के योग्य है, तो आप हम अपनी समस्याएं हमारे सामने प्रकट करोगे, व्यक्त करोगे। जब आपको पता लगता है कि यदि इनको पता भी लग गया ना तो ये हमारी जीना हराम कर देंगे, है ना, तो फिर हम ऐसी कंडीशन में अपना व्यवहार, अपनी बातें किसी के सामने व्यक्त ही नहीं करना चाहते हैं। सब ये अच्छा नहीं है साहब, हम इनके सामने कुछ कह नहीं सकते हैं, इन्हें यदि पता लग जाए ना तो भी ये हमारा जीवन दुश्वार कर सकते हैं, है ना। तो ये चीजें डिपेंड करती हैं आपके व्यवहार के ऊपर, कि आपका सामने वाले व्यक्ति के साथ किस तरीके का व्यवहार है, किस तरीके से वो व्यवहार करता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें उसके साथ जुड़ी हुई हैं। 5th नंबर का पॉइंट है हमारा प्रवास। प्रवास मतलब होता है एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान में जाकर रहना, इसका नाम होता है प्रवास, है ना। तो आप देखिए भारतीयों में सबसे बड़ी बात जो चल रही है अभी, अपने नौकरी के कारण से, नौकरी को लेने के लिए एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जा रहे हैं, और जिसमें अधिकांश जो हैं वो ग्रामीण परिवेश के लोग हैं, जो गांव को छोड़कर शहरों में निवास कर रहे हैं। तो गांव तो उजड़ होते जा रहे हैं, गांव तो उजड़ते जा रहे हैं, और शहरों में भीड़ बढ़ती जा रही है। शहरों में जीवन जीने की जो पद्धति है ये परिवर्तित होती जा रही है, जिसके चलते आप ये सारी चीजें देखो जहां हमें मार्गदर्शन की आवश्यकता महसूस होगी। अब इसमें देखो सबसे पहले कौन कौन सी चीजें हैं। देखो, औद्योगिकरण की प्रक्रिया के कारण लोग एक राज्य से दूसरे राज्यों में चले जाते हैं। अब देखो, अभी आपने देखा होगा कि सैकड़ों ट्रेनों ने ट्रिप लगाए थे कि इस राज्य का व्यक्ति अपने राज्य में जाए, अपने राज्य में सुरक्षित रहे। अभी लॉकडाउन के कारण से आप लोगों ने भी देखा होगा न्यूज़पेपर में और टीवी पर भी इस चीजों को महसूस किया होगा कि हजारों लाखों लोग दिल्ली से पलायन किए, हजारों लोग मुंबई से पलायन किए, हजारों लोग कर्नाटका तमिलनाडु से हमारे मध्य प्रदेश में आए, मध्य प्रदेश के बहुत सारे लोग थे जो अन्य राज्यों में गए। ये जो सारा का सारा प्रोसेस चलती है, प्रक्रिया चलती है, ये औद्योगिकीकरण के विकास के कारण से चलती है, जहां एक व्यक्ति दूसरे एक राज्य से दूसरे राज्यों में अपने जीवन को सुव्यवस्थित करने के लिए आता है और वहां आके बसता है, अपना काम करता है। लेकिन इसके कारण से वहां कुछ जटिलताएं, कुछ संभावनाएं तैयार हो जाती हैं निर्देशन के लिए। इसमें से देखिए, भारत में राज्य अपने धर्म, संस्कृति, रहने की पद्धति, पोशाक, खाने की आदतें और विवाह में काफी भिन्न है। आप ये देखो, ये सारी चीजें जो लिखी हुई हैं, इन सब में हमारी भिन्नता है, इन सब में हमारा अलग अलग चलता है। हिंदुओं की अलग होता है, हिंदुओं में भी बहुत सारी जातियां हैं जिनके रीति रिवाज अपने अकॉर्डिंग, अपने अनुसार ही ये जीवन निर्वाह में काम करते हैं या इनका चलता रहता है। तो ये सारी चीजें जो लिखी है ना, ये सब में भिन्नता है।
जब वे एक सामाजिक सेट से दूसरे में जाते हैं तो समायोजन की समस्या गंभीर हो जाती है। इसके लिए मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ती है। अब शादी विवाह में मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ती है, खाने पीने में, पोशाक पहनने में, संस्कृति को जीवित रखने में भी, ये देखो सब जगह हमें निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। इसी प्रकार की समायोजन समस्या, माने जो समायोजन संबंधी हमारी जो समस्याएं हैं तब पाई जाती है जब एक देश के लोग रोजगार, शिक्षा या प्रशिक्षण के लिए दूसरे देश में जाते हैं तो निर्देशन की आवश्यकता वहां अधिक बढ़ जाती है। मतलब हमारे देश में तो फिर भी कुछ भी कहो, फिर भी एक दूसरे से हमारे संस्कृति संस्कार मिलते जुलते ही रहते हैं, थोड़ा बहुत चेंज होता है तो एडजस्टमेंट चल जाता है। लेकिन एक व्यक्ति यहाँ से छोड़कर दूसरे देश में जाता है, व्यवसाय के लिए चला जाए, रोजगार के लिए जिसे कहते हैं, शिक्षा के लिए, अथवा कोई प्रशिक्षण करने के लिए चला जाता है, तो एक देश से दूसरे देश का एक एक चीज परिवर्तित होती है। हम यहाँ पर मर्यादा में जीवन यापन करते हैं, पर विदेशों में उस मर्यादाओं को ताक पे लगा दिया जाता है। विदेशों में उस चीज पर ज्यादा गौर नहीं किया जाता है। जैसे सामान्य रूप से हमारे यहाँ एक लड़का और एक लड़की मिलती है तो नमस्ते होता है, हाय हेलो तक होती है, पर फॉरेन में जो होता है वो मिलते हैं, गले लग जाते हैं, किस होता है, ये पद्धति। अब उसके हिसाब से हमारे दादाजी देखें, हमारे पिताजी देखें कि हमारी लड़की फॉरेन में जाकर ये काम करने लगी है, तो क्या वो एक्सेप्ट कर पाएंगे इस चीज को? क्या उस चीज को वो देख पाएंगे कि साहब ये देखो वहां पे ये हो रही? पर उनके कल्चर के हिसाब से देखा जाए, है ना, तो ये चीजें नॉर्मल है। जैसे हमारे यहाँ हम बुलाते हैं, बिठाते हैं, सबको चाय पिलाते हैं। फॉरेन में यदि कोई व्यक्ति बुलाता है, बिठाता है, व्यवहार करता है तो सैंपिन पिलाई जाती है, बियर पिलाई जाती है, साहब ये बियर पियो। बियर को हमारे यहाँ ना नशा कहते हैं, दारू कहते हैं। वहां का कल्चर अलग, हमारा कल्चर अलग। तो इसीलिए ऐसे यदि कोई व्यक्ति होता है तो अधिकांश लोग पहले फॉरेन जाने के लिए परमिट नहीं करते थे अपने बच्चों को, उनकी ये मेंटेलिटी होती थी कि बच्चे बिगड़ जाएंगे। बिगड़ क्या जाएंगे, बिगड़ ही जाते हैं, है ना। भारतीय परिप्रेक्ष्य से यदि देखा जाए तो लगता है ना कि यदि हमारा बच्चा फॉरेन जाता है तो बिगड़ जाते नहीं, बिगड़ ही जाते हैं, है ना। स्वाति मैडम ऐसे ही है ना। इसीलिए नहीं सर। हम अपने, जी। हाँ गुड, तो ये आप परमिशन दे दोगे बच्चों को इस तरीके का व्यवहार करने के लिए जो मैंने अभी बताए? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। तो इसका मतलब है अभी भी हमारे मस्तिष्क में ये बाध्यताएं चलती हैं, है ना। चाहे भले वो जी। अच्छा उन्नति करे, अच्छी रोजगार ले, अच्छा प्रशिक्षण प्राप्त करके आए, लेकिन फिर भी हमारे दिमाग में ये सारी चीजें चलती हैं। तो इसीलिए कहा है कि इसमें आपको ना महात्मा गांधी की तरह जीवन जीना चाहिए कि वो फॉरेन भी जाए तब भी वो अपने जो विदेशी चोला था वो ना पहने, देसी चोले में ही रहें, अपनी देशीयता को, अपने संस्कारों को वो ना भूलें, ठीक है ना। तो ये नेक्स्ट पॉइंट है अब हमारा, शिक्षा का विस्तार, है ना। तो इसमें लिखा है ना, वे दिन लद गए जब कुछ जब, जब कुछ विशेषाधिकार प्राप्त लोगों को शिक्षित किया जाना था। मतलब ये वो दिन थे ना पहले, जो लिमिटेड लोग ही शिक्षा प्राप्त करते थे। लिखा जाता था सब ब्राह्मण ही शिक्षा प्राप्त करेंगे, क्षत्रिय धनुष विद्या के विषय में शिक्षा प्राप्त करेंगे, और जो वैश्य हैं ये इसके लिए ही शिक्षा प्राप्त करेंगे कि व्यवसाय कैसे किया जाए, और जो शूद्र हैं इनका काम होता था कि आप केवल सेवा करो, इसके अलावा शिक्षा प्राप्त करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं। तो कहते हैं वो दिन गए, गोना आर द डे, वो दिन चले गए। अब ऐसा नहीं है। अब हर व्यक्ति जिसमें योग्यता है, जो पढ़ सकता है, जो लिख सकता है, वह हर एक व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करने का अधिकारी है। और यहाँ भारत सरकार की ओर से 14 वर्ष तक के लिए जो लगभग फ्री किया गया है। ये बात अलग है कि कोई भी व्यक्ति फ्री की शिक्षा को लेना नहीं चाह रहा है, सभी प्राइवेट स्कूल में पे करके शिक्षा लेना चाहते हैं, ये हमारा स्वाभिमान है ना। पर फिर भी हमारी शिक्षा पद्धति ने जो एलिमेंट्री एजुकेशन तक लगभग फ्री शिक्षा की व्यवस्था की है, और सबको शिक्षा की व्यवस्था की है कि कोई भी बच्चा बच ना जाए जिससे शिक्षा प्राप्त ना हो। अब शिक्षा राष्ट्र के लिए संपत्ति बन गई है। मतलब हम काउंट किया जाता है कि भारत में एजुकेशन स्टैंडर्ड कितना है,
एजुकेशन इंडेक्स कितना है, मध्य प्रदेश का एजुकेशनल इंडेक्स कितना है, और सबसे अच्छे एजुकेटेड लोग हैं वो कहाँ के हैं भारत में? बोलो जल्दी फटाफट, कहाँ पढ़े सबसे ज्यादा लोग एजुकेटेड? साउथ हाँ जी में बोलो। साउथ में कर्नाटक, कहाँ? केरल। साउथ में कहाँ? केरल, केरला। केरल, गुड केरला। गुड। तो ये यहाँ से हमें पता लगता है कि ये शिक्षा का विस्तार कहाँ तक हो गया है और कहाँ होना अभी बाकी है। मतलब 100% एजुकेशन केरला भारत में है, पर मध्य प्रदेश में 70 के समथिंग है, 75 के करीब मध्य प्रदेश का एजुकेशन इंडेक्स है। अन्य राज्यों का अलग अलग एजुकेशनल इंडेक्स है। इसका मतलब है अभी भी 30% लोग हैं जो शिक्षा से वंचित हैं, है ना। पर जो नई आने वाली पीढ़ी है इसके विषय में सोचा जाता है कि 100% शिक्षा व्यवस्था की जाए। फिर भी जो गरीब तबके के लोग होते हैं वो अपने बच्चों को पढ़ाने नहीं जाने देना चाहते। बोलते ना साहब 10 साल का बच्चा हो गया, खेत पे जाकर काम करेगा तो 4 पैसे कमाएगा, पढ़ के कौन सी नौकरी लगनी है ना। इस तरीके के भी विचार चलते रहते हैं इस विषय में। तो आज हमने जो देखा वो हमने 6 पॉइंट पर चर्चा की है।